बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिव लैडर्स का। लेकिन इससे पहले हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम वोल्टेज डिवाइडर को दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो ये हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर है, हम इसके साथ एक और वोल्टेज डिवाइडर लगा दें और इन दोनों को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दें, और इसके साथ हम कोई वोल्टेज सोर्स डीसी लगा दें या एसी सोर्स लगा दें, कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा दें, तो हमारे पास हम इन दो पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज मेजर करते थे। तो ये जो सर्किटरी है ये हमारे पास बन जाती थी। इसे हम कहते थे रेजिस्टिव ब्रिज। रेजिस्टिव ब्रिज भी इसको कहते हैं, और दूसरा नाम हमने इसका देखा था, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। और इसका हमने यूज़ देखा था, ये यूज़ होता था अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इसका यूज़ होता है। ये तो एक तरीका है जिसके साथ हम वोल्टेज डिवाइडर पैरेलल में लगा दें तो वो बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा तरीका ये था कि हम दो वोल्टेज डिवाइडर को कुछ इस तरह से लगाएं कि एक हमारा वोल्टेज डिवाइडर ये बना हुआ है और इसको हमने लगाया किसी सोर्स के साथ Vs, और इसकी जो भी आउटपुट है उसके आगे हम दोबारा एक और वोल्टेज डिवाइडर लगा दें। इसी तरह से जो इस वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट है उसके आगे हम एक और वोल्टेज डिवाइडर लगा दें। तो ये जो चीज़ है जिसके में हमने एक वोल्टेज डिवाइडर की जो आउटपुट है वो दूसरे वोल्टेज डिवाइडर की इनपुट बनती है, और जो दूसरे की आउटपुट है वो तीसरे वोल्टेज डिवाइडर की इनपुट बनती है। सो इस तरह की जो सर्किट है इसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास रेजिस्टिव लैडर्स। जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, एक स्टेप आता है फिर एक और स्टेप आता है फिर एक और स्टेप, तो वो एक लैड सीढ़ी बन जाती है, लैडर सीढ़ी को कहते हैं। तो इसी तरह रजिस्टर्स के अंदर भी जब वोल्टेज डिवाइडर एक पकड़ा एक और बनाया तो एक स्टेप दूसरा स्टेप और इस तरह से ये तीसरा स्टेप, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, रेजिस्टिव लैडर्स हम इसको कहते हैं। सो जिस तरह से हमने रेजिस्टिव ब्रिज को देखा यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को देखा, उसकी हमने कैलकुलेशंस देखी और उसकी वोल्टेजेस वगैरह सारी चीज़ें हमने देखी। इसी तरह से हम आज के इस टॉपिक के अंदर हम रेजिस्टिव लैडर्स को देखेंगे। सो रेजिस्टिव लैडर्स को हम शुरू करते हैं आज के रेजिस्टिव लैडर्स को। रेजिस्टिव लैडर कुछ इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा वोल्टेज डिवाइडर है, और ये मेरे पास एक तीसरा वोल्टेज डिवाइडर है। और ये सारे का सारा जो रेजिस्टिव लैडर बना हुआ है इसको मैंने एक किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया Vs। और मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से हम पहली वीडियोस में करते रहे हैं कि हम हर ब्रांच को नाम दे देते हैं। मैं इसको कहता हूँ ये R1 है, ये R2, ये मैं कह देता हूँ R3, इसको कहता हूँ ये R4, ये R5, और ये मेरे पास जो रजिस्टर है ये R6 इसको मैं कह देता हूँ। कुछ हम टर्म्स इसकी देख लेते हैं। और जिस तरह से ये हमारे पास एक नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ। इस नोड को मैं वन नोड नंबर 1 कह देता हूँ, इसको 2, इसको 3। अब नोड को कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें आप देखें जो रजिस्टर्स हैं हमारे R1, R2 और R2 नहीं, R3, R1, R3 और R5, ये जो रजिस्टर्स हैं इनको हम कहते हैं सीरीज आर्म। मतलब ऐसे रजिस्टर जो कि बाकी सारे नेट के साथ वो लगे हुए हैं सीरीज में, इसको हम कहते हैं सीरीज आर्म। इसी तरह से जो रजिस्टर हैं R2, R4, R6, इनको हम कहते हैं शंट आर्म। शंट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि पैरेलल में लगी होती है, और शंट आर्म जिस तरह से सीरीज आर्म है उस तरह से शंट आर्म। लेकिन शंट आर्म जो है वो पैरेलल में आता है बाकी नेटवर्क के साथ, और जो सीरीज आर्म है वो सीरीज में आता है बाकी नेटवर्क के साथ। अभी इस चीज़ को मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये किस तरह से है। जो
हमारे पास R5 है, ये सीरीज़ में आ रहा है R6 के साथ। इसी तरह से R5 R6 का हम सीरीज़ कम्बिनेशन निकालें, उसको हम R4 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो वो जो भी कम्बिनेशन इक्वलेंट आएगा इतने पोर्शन का, वो आ जाएगा सीरीज़ में R3 के साथ। और इसी तरह से जब R3 R4 और R5 6 रजिस्टर का कम्बिनेशन निकालेंगे, वो पैरेलल आएगा R2 के साथ, और वो इतने पोर्शन का जब हम निकालेंगे कम्बिनेशन, वो सीरीज़ में आएगा R1 के साथ। सो जितना भी नेट है, R5 से आगे देखें तो R5 के साथ सीरीज़ में आ रहा है, R3 से आगे जितना नेट है वो सारा R3 के साथ सीरीज़ में आ रहा है। इसी तरह R1 जो सा वो बाकी जितना भी रजिस्टिव नेट बना हुआ है उसके साथ R1 सीरीज़ में आ रहा है। इस वजह से हम ये जो ऊपर वाले रजिस्टर हैं R1 R3 R5, इनको हम कहते हैं सीरीज आर्म। इसी तरह से आप ये देखें कि R6 और R5 को जब मैंने ऐड अप किया तो वो पैरेलल आ रहा है R4 के, और इसी तरह से जो भी इनका रिजल्ट बना इतने सर्किट का, वो ऐड किया R3 में, और इतने पोर्शन का जो रिजल्ट बन रहा है R3 R4 R5 R6 का जो इक्वलेंट है, वो पैरेलल आ रहा है R2 के। सो बाकी जितना भी नेट है वो पैरेलल आ रहा है, एक R2 के आ रहा है, फिर R4 के आ रहा है, और फिर R6 के आ रहा है। इस वजह से हम इन तीनों को शंट आर्म कहते हैं। R6 के साथ इसलिए पैरेलल आ रहा है कि अगर मैं इस रजिस्टिव नेट को लेडर को आगे और एक्सटेंड करूं, तो मैं इसके साथ इस तरह से रजिस्टर लगाऊंगा, फिर इस तरह से रजिस्टर लगाऊंगा, इस तरह जितना चाहें आप इसको आगे एक्सटेंड कर लें। तो इस वजह से R6 जो है वो भी पैरेलल आ रहा है इस सर्किट के इक्वलेंट रेजिस्टेंस में, इक्वलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल R6 आ रहा है। सो इस वजह से हम इन रेजिस्टेंस को R2 R4 R6 को हम कहते हैं शंट आर्म्स, और जो R1 R3 R5 हैं इनको हम कहते हैं सीरीज आर्म। सीरीज आर्म जो बाकी नेट के साथ सीरीज में आ रहे हैं, शंट आर्म जो बाकी नेट के साथ पैरेलल में आ रहे हैं। ये तो होगी इसकी जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनके नाम हो गए। अभी एक्चुअल में कर क्या रहा होगा, एक्चुअल में इस तरह से है कि हमने कहा कि हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर है, उसके साथ उसकी आउटपुट में हमने एक और वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया, और दूसरे वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट पे एक और वोल्टेज डिवाइडर हमने लगा दिया, और इन सारे रेजिस्टिव लैडर्स को हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। R1 R3 R2 R4 R5 R6। जब हमने वोल्टेज डिवाइडर की वीडियो में टॉपिक में देखा था कि हम एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते थे जब दो रजिस्टर सीरीज़ में लगा देते थे, और इसके साथ हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते थे। दो रजिस्टर सीरीज़ में लगाए और इसके साथ हमने एक सोर्स लगा दी R1 R2 प्लस, और ये हमारे पास कोई भी सोर्स आ गई, ठीक है। सोर्स में बैटरी हो सकती है, कहीं से भी आप सोर्स ले सकते हैं इसको। तो जो हमारे पास वी आउट यहाँ पे हमें मिलते थे, हम मेजर करते थे, तो वो हमेशा कम होते थे वी एस के साथ। जितना भी सोर्स वोल्टेज आप देंगे, जो आपके वी आउट हैं, चाहे आप R2 पे मेजर करें चाहे आप R1 पे मेजर करें, सोर्स वोल्टेज से वो कम होंगे। तो कम करने को हम कहते थे कि ये जो हमारे वोल्टेजेस हैं ये क्या हो गए हैं, अटेनुएट हो गए हैं। तो अभी जो हमने रेजिस्टिव लैडर बनाया है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सोर्स वोल्टेज हैं वो कुछ कम हुए, तो इधर कोई ना कोई वोल्टेजेस आएंगे, उसके बाद सोर्स वोल्टेज कम हो गए, कुछ वोल्टेज यहाँ पे आए, ये वाले वोल्टेजेस और कम हो के यहाँ पे आए, ये वोल्टेजेस और कम हो के हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो सक्सेसिवली हर स्टेज के बाद, हर वोल्टेज डिवाइडर के स्टेज के बाद हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो कम होने को हम कहते हैं कि अटेनुएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टी स्टेजेस बनाई हुई हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जिस तरह से हमने इसको कहा था कि ये हमारा अटेनुएटर है, इसी तरह से हम इसको भी कहेंगे ये हमारा मल्टी टैप्ड अटेनुएटर है।
सो रेजिस्टिव लैडर जो से हैं वो हमारे मल्टी टैप्ड अटेनुएटर्स भी कहलाते हैं कि ये इनपुट के ऊपर जो भी वोल्टेजेस आ रहे होंगे और जो भी सिग्नल आ रहा होगा उसको ये अटेनुएट कर देंगे, उसको ये कम करते रहेंगे हर स्टेज के बाद। जो पहली स्टेज है उस पर थोड़े ज़्यादा होंगे, जो उस मतलब सोर्स वोल्टेज से लेकिन कम होंगे पहली स्टेज पे। उसके बाद ऐसा ऐसा कम होते होते आगे जितने भी स्टेजेस लगेंगे उसी हिसाब से वो कम हो जाएंगे। अभी इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी, इस रेजिस्टिव लैडर की या मल्टी टेप्ड अटेनुएटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी। हम इससे पहले देख चुके हैं कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं इस तरह से, ये हमारा R1 है, R2 है और ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो हमने ये कहा था कि सीरीज़ के अंदर जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है R1 प्लस R2 के, दोनों एडअप हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई दो रेजिस्टर्स आपस में इस तरह से पैरेलल लगे हों R1 R2 और इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमने कहा था इस तरह से हमें मिलेगा 1/R इक्वलेंट, ये हमने निकाले थे बकायदा ये फार्मूलाज। और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सो ऑन चलते चलते इसी तरह आप उनको 1/1 करके ऐड करते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास रेजिस्टिव लैडर है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालनी है कि सोर्स को कितनी इसकी रेजिस्टेंस फेस हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस। उसके लिए हम इस साइड से हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। यह कहने का मतलब ये है कि मैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट के ऊपर मल्टीमीटर या ओहम मीटर लेके या मल्टीमीटर को ओहम मीटर पे सेट करके मैं इसको देखूं कि इधर मुझे कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो हम जब रेजिस्टेंस नेट की हम कैलकुलेट करते थे पूरे एक सर्किट की, तो हम कहते थे कि जिन दो पॉइंट्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस चाहिए होती है हम उससे फार एंड पे जाएंगे, सबसे फार एंड मतलब दूर वाले हिस्से में जाएंगे, वहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। सो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम इस तरफ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो अभी हमें ये पता है कि जो R5 है, जो R5 है और R6 है ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो R5 और R6 दोनों सीरीज़ में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ R5 प्लस R6 इन दोनों रेजिस्टर्स का इक्वलेंट आ जाएगा जब मैं R5 और R6 को ऐड करूँगा। और ये जो मेरे पास R5 और R6 हैं ये पैरेलल में आ रहे हैं R4 के साथ। कहने का मतलब ये है R5 और R6 को फॉर टाइम बिंग सपोज कर लें R2 है और R4 को समझ लें R1 है। तो आप फिर जो इक्वलेंट निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए जो R5 और R6 है ये भी 1/R5 प्लस R6 हो जाएगा और इसके साथ ऐड अप हो जाएगा 1/R4। तो ये मेरे पास जो इतना पोर्शन आएगा ये आएगा 1/R इक्वलेंट। जब मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँगा तो हमने ये देखा ये मेरे पास आएगा 1/R इक्वलेंट। R इक्वलेंट कितने हिस्से का, ये तीन रजिस्टर्स का R4 R5 R6 का। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 1 पे तो ये मेरे पास आ जाएगा R इक्वलेंट। जब मैंने डिवाइड नहीं किया तो 1/R इक्वलेंट आया था। जब दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो ये जो पूरी मेरे पास टर्म है ये आ जाएगी R इक्वलेंट। R इक्वलेंट किसकी, R4 R5 और R6 की। उसके बाद जो ये इसका R इक्वलेंट आया जो मैंने ये निकाला 1/, ये सारे टर्म लिख के वो सीरीज़ में आ जाएगा, ये सारी की सारी सीरीज़ में आ जाएगा R3 के साथ। तो सीरीज़ के अंदर मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाती है। आप फॉर टाइम बिंग समझ लें R4 R5 R6 का जो इक्वलेंट आया है वो R2 है और जो R3 का आया है वो लेट्स सपोज R1 है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में आ गए तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस दोनों की ऐड अप हो जाएगी। सो मैं इधर इस टर्म के साथ ऐड अप कर देता हूँ R3 को। और अभी ये जो मेरे पास सारी टर्म आई है ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस है इतने पोर्शन की, R3 4 5 और 6 की, ये उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। और अभी इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आ गई R2। तो
तो इस रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल में R2 आ गई है तो पैरेलल के अंदर मैंने कहा था 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से होता है। तो अभी ये जो मेरे पास जितनी भी टर्म आई है ये आप समझ लें ये R2 निकल आया है, और ये वाला जो R2 है ये आप फ़र्ज़ करें कि ये इस फार्मूले के अंदर R1 है। तो मैं पैरेलल कम्बिनेशन क्या लगाऊंगा कि जो ये जितनी भी रेजिस्टेंस आई है इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 के ऊपर, और 1 पे डिवाइड करूंगा, और इसके साथ मुझे 1/R2 लिखना पड़ेगा, ताकि ये जितनी भी R2 R3 R4 R5 इसकी सब की जौन सी है ना इक्वलेंट रेजिस्टेंस वो इस तरह से आएगी। ये जो अभी फार्मूला आपको सामने नज़र आ रहा है ये R इक्वलेंट नहीं है, ये 1/R इक्वलेंट है। ये मेरे पास जो अभी तक आया है ये 1/R इक्वलेंट है, और इसको मैं R इक्वलेंट अभी जो मैंने ये 1/R इक्वलेंट निकाला है वो इतने पोर्शन का निकला है। अभी इसको मैंने R इक्वलेंट करना है, तो मैं ये जितनी भी नीचे सारी टर्म है इसको 1 के ऊपर इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। तो इस सारे पोर्शन का जो पहले 1/R इक्वलेंट था इस 1 के डिवाइड करने से पहले पहले वो हो जाएगा R इक्वलेंट। ये इतने सारे पोर्शन का जो R इक्वलेंट है वो मैं ऐड कर दूंगा R1 के साथ। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्लस R1। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास ये जितना भी ये फार्मूला है ये हमारे पास हो जाएगा जी। इसको मैं ये फार्मूला निकलेगा R इक्वलेंट का, जो कि ये है, मतलब इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कुछ नया यूज़ नहीं किया, हमने पहले जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के फार्मूले देखे थे हमने वही यूज़ करते हुए हमने R इक्वलेंट निकाली है। जब अभी इसके अंदर आपके अगर डिवाइडर के जो स्टेजेस हैं वो आगे और भी बढ़ जाती हैं, डिवाइडर के स्टेजेस आगे जितनी मर्जी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो R इक्वलेंट निकालने का तरीका है वो यही रहेगा जो अभी हमने देखा है। चाहे आप इसके आगे जितनी मर्जी स्टेजेस लगा लें, सो R इक्वलेंट उसी तरह से निकलेगा। जिस पॉइंट के ऊपर हमने R इक्वलेंट निकालनी है उससे फारदेस्ट एंड पे जाना है, और वहाँ से हमने बैक कैलकुलेट करना शुरू करना है, दूर से R इक्वलेंट की तरफ आना शुरू करना है। अभी जो हमारे पास था उसके अंदर तो हमने इसको सिर्फ 3 स्टेजेस तक लिमिट किया हुआ था, इस वजह से R5 R6 को हमने ऐड अप कर दिया था। लेकिन अगर R6 से आगे भी कोई हो तो उसी तरह से हमने 1/R इक्वलेंट ये सारे पोर्शन का प्लस 1/R6 और इस सारी टर्म को 1 पे डिवाइड कर देना ताकि R इक्वलेंट आए, और उसको फिर R5 में ऐड करना है। तो अभी जो हमारे पास टाइम बिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सिर्फ 3 स्टेजेस लिए थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टिव लैडर्स की समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।